Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Lecture number 12, first year, chapter number 3, projectile motion. This is 2D motion. ये आपके पास 2D motion है और 2D motion के लिए एंगल का जो लिमिट है वो 0 और 90 के दरमियान. This is the angle limit for 2D motion. आप किसी भी बॉडी को किसी आर्बिट्ररी एंगल से प्रोजेक्ट करें, किसी भी आर्बिट्ररी एंगल से प्रोजेक्ट करें, मोशन इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन. द मूविंग बॉडी इज नोन एज अ प्रोजेक्टाइल. आप ये देखिए, ये आर्बिट्ररी एंगल थीटा, और थीटा क्या होगा 90 और 0 के दरमियान. ठीक है, दिस इज प्रोजेक्शन पॉइंट, दिस इज टारगेट पॉइंट, द हाईएस्ट पॉइंट इज समिट पॉइंट. वी नॉट इज प्रोजेक्शन वेलोसिटी, थीटा इज प्रोजेक्शन एंगल. द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल इज अ रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल. एयर रेजिस्टेंस को हम निगलेक्ट करते हैं, नो एयर रेजिस्टेंस. Fx आपके पास क्या बन जाएगा 0. नो हॉरिजॉन्टल फोर्स, नो हॉरिजॉन्टल फोर्स, नो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन. अगर कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं होगा, और अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं होगा तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन आपके पास 0 होगा. जो वर्टिकल फोर्स है, द फोर्स अलोंग y एक्सिस, दिस विल बी अ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी कांस्टेंट. एक बात याद रखिए, किसी भी बॉडी को अगर आप आर्बिट्ररी एंगल से प्रोजेक्ट करें अंडर कांस्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स, अंडर कांस्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, द मोशन इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन. और प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान सिर्फ एक सिंगल फोर्स एक्ट करता है और वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है. ठीक है, और ग्रेविटेशनल फोर्स आपके पास जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए. अगर एक फोर्स के अलावा कोई और फोर्स हो बॉडी पे, मोशन प्रोजेक्टाइल नहीं होगा. बुलेट को फायर किया जाता है तो बुलेट जब गन से निकल जाता है उसमें सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, एयर रेजिस्टेंस को हम नेग्लेक्ट करते हैं, तो बुलेट का मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन. ठीक है, शेल को, गोले को फायर किया जाता है तोप से तो गोले का मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन. ठीक है, मैं स्टोन को गिरा देता हूं, किसी चीज को गिरा देता हूं, प्रोजेक्टाइल मोशन. मिसाइल्स दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं गाइडेड मिसाइल्स, लेजर गाइडेड मिसाइल्स, रेलाइट गाइडेड मिसाइल्स, उसका मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होता. लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, गोरी मिसाइल, शाहीन मिसाइल, ये गाइडेड मिसाइल्स होते हैं. ठीक है, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स होते हैं और इसका मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं कहलाता. शॉर्ट रेंज मिसाइल्स होते हैं, ठीक है, उसके मोशन को आप प्रोजेक्टाइल मोशन कह सकते हैं. एरोप्लेन का मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है. ठीक है, क्यों? इंजन फोर्स. रॉकेट का मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है. इंजन फोर्स या थ्रस्ट फोर्स उस पे होते हैं विच इज अदर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स. तो एक फोर्स होता है प्रोजेक्टाइल पे, वो कांस्टेंट होता है एंड दैट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स. एक्सेलरेशन होता है जी, ये माइनस क्या शो करता है? डाउनवर्ड. माइनस मींस द एक्सेलरेशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज ऑलवेज डाउनवर्ड. तो माइनस का मतलब आपके पास ये होते हैं विच इज कांस्टेंट. साइंस ऑफ प्रोजेक्टाइल्स को हम क्या कहते हैं? इसको हम बैलिस्टिक्स कहते हैं. द साइंस ऑफ प्रोजेक्टाइल्स इज बैलिस्टिक्स. द पाथ इज नोन एज अ ट्रेजेक्ट्री. ठीक है, इस पाथ को हम, पाथ जो है उसको हम ट्रेजेक्ट्री कहते हैं, लेकिन शेप ऑफ पाथ जो है इसको हम पैराबोलिक कहते हैं. और याद रखिए, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ना होता, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ना होता तो प्रोजेक्टाइल हमेशा, ये बॉडी हमेशा इस पाथ पे जाता. ठीक है, और पैराबोलिक पाथ पे ग्रेविटेशनल फोर्स इस बॉडी को मजबूर कर जाता है कि मूव करे. अगर आप देखें तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल मोशन भी है और वर्टिकल मोशन भी है. मैं अगर किसी चीज को इस तरह फेंक लेता हूं तो ये ऊपर भी जाएगा और हॉरिजॉन्टली भी जाएगा, वर्टिकल मोशन भी करेगा और हॉरिजॉन्टल मोशन भी करेगा. तो इसका मतलब यह है कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज द सुपरपोजिशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशन. ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन आपके पास जो है, दिस इज द सुपरपोजिशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशन. अब हम एक एक मोशन को ले रहे हैं. हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन आपके पास जो है, इसमें याद रखिए आपके पास Fx जो है दिस इज इक्वल टू 0. Fx इज इक्वल टू 0. Ax आपके पास क्या होगा? दिस विल बी इक्वल टू 0. और अगर Ax 0 होगा तो इसका मतलब आपके पास होगा कि Vx विल बी इक्वल टू कांस्टेंट. नो हॉरिजॉन्टल फोर्स, नो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन. V नॉट x आपके पास जो है दिस इज इक्वल टू V नॉट cos थीटा. V नॉट x आपके पास जो दिस इज इक्वल टू V नॉट cos थीटा. ठीक है, सो दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन. अगर मैं कह दूं
थीटा इज द एंगल विद वर्टिकल एक्सिस, थीटा इज द एंगल विद वर्टिकल एक्सिस, तो फिर वी नॉट एक्स आपके पास वी नॉट साइन थीटा होगा। इंस्टेंटेनियस हॉरिजेंटल डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है, इंस्टेंटेनियस हॉरिजेंटल, बल्कि मैं हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पहले लिख लूंगा, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, इंस्टेंटेनियस हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वी एक्स इज इक्वल टू वी नॉट एक्स इज इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा एंड इट इज कांस्टेंट। याद रखे, थ्रू आउट अ प्रोजेक्टाइल मोशन, throughout a projectile motion the horizontal component of velocity is a constant। ये अगर आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन है, दिस इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, ये आपके पास वी एक्स वी नॉट एक्स, ये आपके पास वी 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 एक्स। तो याद रखिए, throughout a projectile motion the horizontal component of velocity is constant। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर पॉइंट ऑफ टारगेट तक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होता है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट होता है, ठीक है, ये बात याद रखिए। थ्रू आउट अ प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होता है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट होता है, ठीक है, ये बात याद रखें। तो देखिए, अगर मैं कह दूं मैं एक बॉडी को फेंक रहा हूं, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड हो, तो समिट पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। प्रोजेक्शन पॉइंट पे, टारगेट पॉइंट पे आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, 2 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड बाद क्या होगा, 2 मीटर पर सेकंड। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट थ्रू आउट अ प्रोजेक्टाइल मोशन। इंस्टेंटेनियस horizontal distance traveled, instantaneous horizontal distance traveled by a projectile x is equal to vxt, या इसको मैं लिख सकता हूं v नॉट cos थीटा इंटू t। सो अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी गिवन हो और इंस्टेंटेनियस टाइम आपको गिवन हो, तो आप इंस्टेंटेनियस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड को मालूम कर सकते हैं। x इज इक्वल टू वी एक्स टी, अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी गिवन हो और इंस्टेंटेनियस टाइम। अगर मैं कह दूं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, आफ्टर 1 सेकंड व्हाट विल बी द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो 2 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड तो 2 मीटर, आफ्टर 2 सेकंड व्हाट विल बी द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, 4 मीटर। इस तरह जाते जाए, ठीक है। वी नॉट cos थीटा इनटू टी, प्रोजेक्शन वेलोसिटी अगर गिवन हो, प्रोजेक्शन एंगल गिवन हो और इंस्टेंटेनियस टाइम गिवन हो, तो आप इंस्टेंटेनियस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल को इस फार्मूले से मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास हॉरिजॉन्टल मोशन में इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपके पास बन गया। अब अगर मैं लूं वर्टिकल मोशन, अगर मैं लूं वर्टिकल मोशन, तो याद रखिए एफ वाई आपके पास होगा, इट विल बी एफ जी एंड रिमेंबर इट विल बी कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल फोर्स आपके पास वर्टिकल फोर्स होगा एंड इट विल बी कांस्टेंट, एंड दिस इज द ओनली फोर्स ऑन अ प्रोजेक्टाइल, दिस इज द ओनली फोर्स और सिंगल फोर्स ऑन अ प्रोजेक्टाइल, ठीक है। ए वाई आपके पास होगा, दिस विल बी इक्वल टू माइनस जी, और वी वाई आपके पास होगा इफ द वर्टिकल मोशन इज एक्सेलरेटेड, तो आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वेरिएबल वेलोसिटी आपके पास होगा। एफ वाई इज इक्वल टू एफ जी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी, वी वाई आपके पास है, दिस इज अ वेरिएबल, ठीक है। वर्टिकल मोशन को अगर हम डिस्कस कर रहे हैं, तो वी नॉट वाई द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, दिस इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा, ठीक है। अगर प्रोजेक्शन एंगल हो, प्रोजेक्शन वेलोसिटी हो, तो आप वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इस फार्मूले से मालूम कर सकते हैं। इफ थीटा इज द एंगल विद वर्टिकल एक्सिस, तो फिर वी नॉट वाई वी नॉट cos थीटा आपके पास होगा, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, तो वी वाई वी नॉट वाई
माइनस जी टी, या इसको मैं लिख सकता हूं वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी। ठीक है, तो ये आपके पास इंस्टेंटेनियस वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, और प्रोजेक्शन पॉइंट पे वेलोसिटी से आप जीटी को सब्ट्रैक्ट करें, ये आपको इंस्टेंटेनियस वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी देगा। सो वी वाई इज इक्वल टू वी नॉट वाई माइनस जी टी। तो इसका मतलब आपके पास ये होता है कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल बी डिक्रीजेस। ठीक है, मैं यहां पर अगर बना लूं, ठीक है, तो मैं इस तरह इसको बना सकता हूं, ये आपके पास इंस्टेंटेनियस वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वी नॉट वाई, वी वाई समिट पॉइंट पे वी वाई आपके पास क्या है, जीरो। आफ्टर समिट पॉइंट वी वाई इज डाउनवर्ड, ये आपके पास वी नॉट वाई। याद रखिए, प्रोजेक्शन पॉइंट से लेकर समिट पॉइंट तक वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अपवर्ड होता है और मैग्नीट्यूड ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डिक्रीज होता है। याद रखिए, ए वाई आपके पास होता है, दिस इज इक्वल टू माइनस जी, विच इज कांस्टेंट, जो कि आपके पास कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो प्रोजेक्शन पॉइंट से समिट तक वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अपवर्ड, फिर आफ्टर समिट जब फॉल होगा वापस बॉडी, तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डाउनवर्ड होगा। तो याद रखिए, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मैग्नीट्यूड भी चेंज करता है और डायरेक्शन भी चेंज करता है। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मैग्नीट्यूड भी चेंज करता है और डायरेक्शन भी चेंज करता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ना तो मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा ना डायरेक्शन को चेंज करेगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ना मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा ना डायरेक्शन को चेंज करेगा। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मैग्नीट्यूड को भी चेंज करेगा और डायरेक्शन को भी चेंज करेगा। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द एंगल बिटवीन द एक्सेलरेशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, तो पॉसिबल एंगल क्या होगा, नगोरे वर्ता प्रोजेक्शन पॉइंट से समिट तक एक्सेलरेशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, इसके दरमियान 180 डिग्री एंगल होता है, लेकिन समिट पॉइंट के बाद एक्सेलरेशन और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का एंगल जीरो होता है। तो अगर एमसीक्यू में आ जाए द एंगल बिटवीन द एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है, एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, तो पॉसिबल एंगल्स क्या होंगे, तो 0R180, 0R180, ये दो एंगल्स पॉसिबल है। कोई और एंगल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल के दरमियान पॉसिबल नहीं है। और एक्सेलरेशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर, ऑलवेज परपेंडिकुलर। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी and acceleration of a projectile, this is always perpendicular. ठीक है, Vx और Vy हमेशा perpendicular। समिट पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, जीरो। और यही वजह है कि समिट पॉइंट पे अगर आप देखें, द मोशन इज ओनली हॉरिजॉन्टल मोशन, द मोशन इज ओनली हॉरिजॉन्टल मोशन। समिट पॉइंट पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल मोशन होते हैं, क्यों, क्योंकि समिट पॉइंट पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होता है। एक बात याद रखिए, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का काम होता है प्रोजेक्टाइल को वर्टिकली ऊपर ले जाना, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का काम होता है प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली ले जाना। तो समिट पॉइंट पे तो वर्टिकल जीरो बन जाता है, हॉरिजॉन्टल नॉन जीरो। तो इसलिए समिट पॉइंट पे जो मोशन है, द मोशन इज ओनली हॉरिजॉन्टल एट समिट पॉइंट। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं इंस्टेंटेनियस वर्टिकल डिस्टेंस या हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, वो आपके पास क्या होगा, तो y इज इक्वल टू वी नॉट वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये आपके पास इंस्टेंटेनियस हाइट फॉल है, या वी नॉट साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये आपके पास इंस्टेंटेनियस हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल है। अगर प्रोजेक्शन वेलोसिटी गिवन हो, प्रोजेक्शन एंगल गिवन हो और इंस्टेंटेनियस टाइम गिवन हो, तो आप इंस्टेंटेनियस हाइट को मालूम कर सकते हैं इस इक्वेशन से। अगर आप वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आपको एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन गिवन हो और इंस्टेंटेनियस टाइम गिवन हो, आप इंस्टेंटेनियस हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल को इस इक्वेशन से मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास इंस्टेंटेनियस वर्टिकल हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। अगर आपसे कोई पूछे, अगर मैं आपको बता दूं, देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन is the superposition of two motions, horizontal motion and vertical motion. लेकिन horizontal motion में velocity constant होता है और vertical motion में acceleration constant होता है। So projectile motion is that motion in which horizontal motion is with constant velocity
and vertical motion is with constant acceleration. ठीक है, so superposition of horizontal and vertical motion, but horizontal with constant velocity, vertical with constant acceleration. और यहां पर एक आइडिया आपको मिल रहा है कि हॉरिजॉन्टल मोशन कांस्टेंट वेलोसिटी से, वर्टिकल मोशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन से. इसका मतलब यह है कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशन ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट वेलोसिटी से है, वर्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, मींस वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी वेरिएबल है, तो ये इंडिपेंडेंट है. इसलिए तो ये काम हो रहा है, एक कांस्टेंट है और दूसरा वेलोसिटी वेरिएबल, तो दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. तो प्रोजेक्टाइल में वर्टिकल मोशन एक्सेलरेटेड, हॉरिजॉन्टल मोशन नॉन एक्सेलरेटेड. लेकिन अगर मैं प्रोजेक्टाइल को लूं कि प्रोजेक्टाइल मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है कि नॉन एक्सेलरेटेड है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन एंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज अ g which is 9.8 and always directed downward. ठीक है, तो ये आपके पास इंस्टेंटेनियस वर्टिकल हाइट. अच्छा, अब मैं लिख रहा हूं इंस्टेंटेनियस velocity of projectile. Instantaneous velocity of a projectile, v is equal to vx square plus vy square under the root. v is equal to vx square plus vy square under the root. तो अगर आपको इंस्टेंटेनियस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी गिवन हो एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी गिवन हो और आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, तो इस इक्वेशन से आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को मालूम कर सकते हैं. ठीक है, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर अंडर दी रूट. अगर मैं लू एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे, या मैं यहां पर टारगेट भी लिख लेता हूं क्योंकि प्रोजेक्शन और टारगेट पॉइंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम, प्रोजेक्शन पॉइंट पे या टारगेट पॉइंट पे वेलोसिटी आपके पास v, वेलोसिटी आपके पास v मैक्सिमम, जिसको मैं v नॉट लिख सकता हूं. द वेलोसिटी एट अ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन या द वेलोसिटी एट अ पॉइंट ऑफ टारगेट इज इक्वल टू मैक्सिमम वेलोसिटी. ठीक है, और आपके पास एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन वी वाई आपके पास मैक्सिमम होता है, इसलिए प्रोजेक्शन पॉइंट पे टोटल वेलोसिटी भी मैक्सिमम होता है. अगर आपके पास वेलोसिटी मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी एट अ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, काइनेटिक एनर्जी एट अ पॉइंट ऑफ टारगेट, दिस इज इक्वल टू हाफ m v नॉट स्क्वायर व्हिच इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, which is the maximum kinetic energy. तो प्रोजेक्शन पॉइंट पे और टारगेट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी मैक्सिमम होता है. मोमेंटम एट अ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, मोमेंटम एट अ पॉइंट ऑफ टारगेट, दिस इज इक्वल टू mv नॉट which is equal to the maximum momentum, which is equal to the maximum momentum. ये मोमेंटम आपके पास मैक्सिमम होते हैं, वेलोसिटी भी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम और मोमेंटम भी आपके पास प्रोजेक्शन और टारगेट पॉइंट पे मैक्सिमम होगा. ठीक है. अच्छा, अब अगर मैं समिट पॉइंट पे ले रहा हूं, एट समिट पॉइंट मींस हाईएस्ट पॉइंट पे, तो समिट पॉइंट पे याद रखे वी वाई आपके पास जीरो होता है और वी एक्स आपके पास वी नॉट कॉस थीटा ही होता है, विच इज कांस्टेंट. ठीक है. तो समिट पॉइंट पे वेलोसिटी आपके पास एट समिट पॉइंट, दिस इज इक्वल टू द मिनिमम वेलोसिटी which is equal to Vx which is equal to V naught cos theta. याद रखे समिट पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो होता है, लेकिन वेलोसिटी नॉन जीरो होता है. वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो होता है which is minimum. तो समिट पॉइंट पे वेलोसिटी मिनिमम होता है जो कि इसके बराबर है. तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास समिट पॉइंट पे जो होगा, ठीक है, वो आपके पास हाफ m वी एक्स स्क्वेयर
which is equal to half m v naught square cos square theta. And remember, summit point पे काइनेटिक एनर्जी आपके पास होता है, इट इज मिनिमम. समिट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी आपके पास होते हैं, वो मिनिमम होते हैं, हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. अच्छा, अब आप इसको देखें, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, इसको आप देखें थोड़ा सा, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, ये देखें, ये है, और हाफ एम वी नॉट स्क्वायर ये आपके पास प्रोजेक्शन पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी है. ठीक है, cos स्क्वायर थीटा. मैंने इसको रिप्लेस किया काइनेटिक एनर्जी प्रोजेक्शन से, इसको मैंने इससे रिप्लेस किया. ठीक है, या मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी मिनिमम इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इनटू cos स्क्वायर थीटा, इनटू cos स्क्वायर थीटा. मिनिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इनटू cos स्क्वायर थीटा. ठीक है, या मैं आपसे यह भी पूछ सकता हूं, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट समिट पॉइंट टू द काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, दिस इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा. द रेशियो of kinetic energy at summit point to the kinetic energy at a point of projection is equal to cos square theta. Yeah, the ratio of kinetic energy minimum to the maximum kinetic energy is equal to cos square theta. ठीक है, आपके पास cos square theta के बराबर होगा. अच्छा, अब आप ये देखिए, सिंपल इक्वेशन है, मैंने काइनेटिक एनर्जी प्रोजेक्शन लिखा इसको, because this is the kinetic energy at projection on cos square theta. अगर आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी गिवन हो, बिकॉज प्रोजेक्शन पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और प्रोजेक्शन एंगल गिवन हो, तो आप समिट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी को मालूम कर सकते हैं. ठीक है, देखिए आपके पास है cos 30, दिस इज इक्वल टू √3 डिवाइड बाय 2, लेकिन cos स्क्वायर 30 ये आपके पास 3 डिवाइड बाय 4 के बराबर है. ठीक है, अगर मैं लिख लो cos 45 डिग्री 1/√2 एंड cos स्क्वायर 45 डिग्री, ये आपके पास 1 डिवाइड बाय 2 के बराबर है. तो यहां पर स्क्वायर है. अगर मैं एक एमसीक्यू लिख लो कि द काइनेटिक एनर्जी एट अ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज इक्वल टू E, द काइनेटिक एनर्जी एट अ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज इक्वल टू A, what will be the kinetic energy summit at summit point if projection angle is 45 डिग्री. अगर प्रोजेक्शन एंगल आपके पास 45 डिग्री हो, ठीक है, तो मैं लिख लूंगा E डिवाइड बाय 4, E डिवाइड बाय 2, E डिवाइड बाय √2, डी ऑप्शन 3E डिवाइड बाय 4. तो 45 अगर आप पुट कर, अभी मैंने कर लिया हाफ, तो एनर्जी हाफ होगा समिट पॉइंट पे. ठीक है, तो अगर आप एक प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री से प्रोजेक्ट करें, तो समिट पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो टोटल एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल का हाफ होगा, मैक्सिमम एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल का हाफ होगा. ठीक है, ये बात आप लोग याद रखें. अगर मैं इस तरह आपसे पूछ लो एमसीक्यू, द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E डिवाइड बाय 4 where kinetic energy at summit point is equal to E. तो फिर प्रोजेक्शन एंगल आपके पास क्या होगा? What will be the projection angle? ए ऑप्शन में लिख लेता हूं 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और डी ऑप्शन आपके पास जो है दैट इज 75 डिग्री. तो वो कौन सा एंगल है जिसपे cos स्क्वायर थीटा आपको 1/4 वैल्यू देते हैं? तो 60. ठीक है, वो किस चीज के बराबर है? 60 के बराबर है. अगर आप इसी को पुट कर ले इस फार्मूले में, ठीक है, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी E/4, यहां पर E/4 पुट कर, यहां पर E कैंसिल 1/4, तो cos स्क्वायर थीटा किस एंगल पे आपको 1/4 देता है? 60 डिग्री पे. तो प्रोजेक्शन एंगल प्रोजेक्टाइल का वो 60 डिग्री आपके पास होगा. ठीक है, तो ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी एट समिट एंड काइनेटिक एनर्जी एट अ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन. अच्छा, अब आप ये देखिए, प्रोजेक्शन पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी को मैं इस तरह भी लिख सकता हूं,
हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, वी नॉट स्क्वायर के बजाय वी नॉट एक्स स्क्वायर प्लस वी नॉट वाई स्क्वायर में लिख सकता हूं। तो प्रोजेक्शन पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी नॉट एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी नॉट वाई स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी अलोंग एक्स एक्सिस है एंड दिस इज द काइनेटिक एनर्जी अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, अगर आप लोग देखें तो समिट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी नॉट एक्स स्क्वायर होता है विच इज इक्वल टू हाफ एम वी नॉट स्क्वायर का स्क्वायर थीटा। तो देखिए अब इस समिट पॉइंट पे सिर्फ ये टर्म है, ये टर्म आपके पास नहीं है, ये टर्म आपके पास नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि दिस मच एनर्जी इज लॉस्ट। तो काइनेटिक एनर्जी वाई इट इज लॉस्ट एंड दिस विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी गेन विच इज द पोटेंशियल एनर्जी एट समिट पॉइंट। और इसको मैं लिख सकता हूं हाफ एम वी वाई स्क्वायर हाफ एम वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो याद रखें पोटेंशियल एनर्जी एट समिट पॉइंट इज इक्वल टू हाफ एम वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूं काइनेटिक एनर्जी एट अ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इनटू साइन स्क्वायर थीटा, इनटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी एट समिट पॉइंट। और मैं इस तरह भी लिख सकता हूं समिट पॉइंट पे हाइट मैक्सिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी समिट पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, प्रोजेक्शन पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा इनटू साइन स्क्वायर थीटा। और मैं लिख सकता कि the ratio of potential energy at summit point to the kinetic energy at a point of projection, to point of projection। ठीक है, और मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं maximum potential energy to the maximum kinetic energy, this is equal to sin square theta। The ratio of potential energy at summit point to the kinetic energy at a point of projection, yeah, the ratio of maximum potential energy to the maximum kinetic energy is equal to sin square theta। ये आपके पास sin square theta के बराबर होगा। ठीक है, मैं इस तरह भी आपको लिख सकता हूं, मैं इस तरह भी लिख सकता हूं the ratio of potential energy at summit to the kinetic energy at a summit। तो पोटेंशियल एनर्जी एट समिट पॉइंट हाफ एम वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और काइनेटिक एनर्जी समिट पे हाफ एम वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज कैंसल। तो पोटेंशियल एनर्जी एट समिट पॉइंट टू द काइनेटिक एनर्जी एट समिट पॉइंट, दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा एंड दिस इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ये आपके पास टेंजेंट स्क्वायर थीटा के बराबर आपके पास होगा। ठीक है, सो दीज आर सम इंपोर्टेंट डिस्कशन। मैं यहां पर भी लिख सकता हूं, अगर मैं लिख लो मोमेंटम एट समिट पॉइंट, ये आपके पास एम वी एक्स होगा या ये आपके पास एम वी नॉट कास थीटा होगा। ठीक है, और याद रखिए प्रोजेक्शन पॉइंट पे जो मोमेंटम आपके पास होता है इट इज एम वी नॉट एंड दिस इज मैक्सिमम मोमेंटम। तो मैं यहां पर इस एम वी नॉट को पी प्रोजेक्शन से रिप्लेस कर सकता हूं। तो मोमेंटम एट समिट पॉइंट इज इक्वल टू द मोमेंटम एट अ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इनटू cos थीटा। ठीक है, या द रेशियो ऑफ मोमेंटम एट समिट पॉइंट टू द मोमेंटम एट अ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा, इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा। ठीक है, तो ये आपके पास जो है इंपोर्टेंट डिस्कशन इन द प्रोजेक्टाइल मोशन। अब यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस पोजीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, इंस्टेंटेनियस पोजीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, ये अगर आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन है ये और आपका प्रोजेक्टाइल यहां पर है, यहां पर है, सो दिस इज द पोजीशन वेक्टर आर।
ठीक है, और ये आपके पास बन जाएगा दिस इज y एंड दिस इज x। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं r इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे। ये r किस चीज को शो करता है? ये पोजीशन वेक्टर है ऑलवेज ड्रॉन फ्रॉम द ऑरिजिन, जो कि पोजीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल के बारे में आपको बताता है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं हाउ फार प्रोजेक्टाइल फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, तो ये आपके पास होगा आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट। आर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर इंस्टेंटेनियस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपको गिवन हो, ये आपके पास वी एक्स टी होल स्क्वायर, ये आपके पास वी नॉट वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट, ये आपके पास बेसिकली इंस्टेंटेनियस पोजीशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल बन जाएगा। तो अगर इंस्टेंटेनियस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल गिवन हो, अगर मैं लूं ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है, 4 मीटर ये 3 मीटर, तो हाउ फॉर द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन? तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 5 मीटर। सो अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल 3 मीटर हो, इंस्टेंटेनियस वर्टिकल हाइट 4 मीटर हो, देन हाउ फॉर द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन? तो फिर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर द रूट, द प्रोजेक्टाइल विल बी एट 5 मीटर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। इस फार्मूले से आप मालूम कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं लूं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपके पास टेंजेंट थीटा y डिवाइड बाय x, या थीटा आपके पास हो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स y डिवाइड बाय x। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y डिवाइड बाय x। इससे आप प्रोजेक्शन एंगल को मालूम कर सकते हैं। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y डिवाइड बाय x। ठीक है, तो ये आप इंपॉर्टेंट जो है आप एंगल मालूम कर सकते हैं अगर इंस्टेंटेनियस वर्टिकल हाइट गिवन हो और इंस्टेंटेनियस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस गिवन हो। x का फार्मूला ये भी आप पुट कर सकते हैं, y का फार्मूला ये भी आप पुट कर सकते हैं, ये y ये x। अच्छा, अब यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, जब प्रोजेक्टाइल समिट पॉइंट पे होता है तो हाइट मैक्सिमम होता है। ठीक है, और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला वी नॉट वाई स्क्वेयर डिवाइड बाई 2g वी नॉट स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइड बाय 2g। दिस इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। और यहां पर आप देख सकते हैं मैक्सिमम हाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी नॉट वाई स्क्वेयर, या यहां से मैं लिख सकता हूं मैक्सिमम हाइट is directly proportional to the square of a projection velocity. Maximum height is directly proportional to sine square theta. और यहां से मैं लिख सकता हूं maximum height is inversely proportional to g। अगर एक प्रोजेक्टाइल आप पेशावर में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसी प्रोजेक्शन वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल को उसी प्रोजेक्शन एंगल के साथ अगर आप मरी में प्रोजेक्ट करें तो मरी में जी का वैल्यू कम होता है, वहां पर प्रोजेक्टाइल का हाइट क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, अगर मून पे आप सेम प्रोजेक्शन वेलोसिटी से और सेम प्रोजेक्शन एंगल से प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आपको पता है कि मून पे जी का वैल्यू 6 टाइम कम है, तो हाइट प्रोजेक्टाइल का मून पे 6 टाइम ज्यादा होगा। ठीक है, अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट इज द टाइम ड्यूरेशन ड्यूरिंग विच projectile is airborne या above the horizontal surface या above the ground। वो टाइम जिसमें प्रोजेक्टाइल ग्राउंड से ऊपर हो या हवा में हो उसको बेसिकली हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू वी नॉट वाई डिवाइड बाय जी, या 2v नॉट साइन थीटा डिवाइड बाय जी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला है आपके पास, तो यहां से मैं लिख सकता हूं टाइम ऑफ फ्लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी नॉट वाई
मैं लिख सकता हूं t is directly proportional to v naught, मैं लिख सकता हूं t is directly proportional to sin theta, यहां से मैं लिख सकता हूं t is inversely proportional to g। ठीक है, सो टाइम ऑफ फ्लाइट आपके पास जो है वो 2v0 sin 2v0 y डिवाइड बाई जी या 2v0 sin थीटा डिवाइड बाई जी। दिस इज बेसिकली द टाइम ऑफ फ्लाइट, ये टाइम ऑफ फ्लाइट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और टाइम ऑफ फ्लाइट को मैंने आपको बता दिया कि टाइम ऑफ फ्लाइट वो टाइम ड्यूरेशन है जिसमें एक प्रोजेक्टाइल आपके पास जो है वो एयरबर्न हो या ग्राउंड से ऊपर हो। मैं इस तरह भी लिख सकता हूं the time when projectile is at summit point। ठीक है, टाइम when projectile is at summit point, तो टोटल टाइम का आप हाफ निकाल लें। ठीक है, ये आपके पास v0 sin थीटा डिवाइड बाई जी। देखिए, प्रोजेक्टाइल समिट पॉइंट तक जितने टाइम में जाता है तो समिट पॉइंट से ग्राउंड तक भी उतने टाइम में वापस आएगा। ठीक है, तो समिट पॉइंट तक जो टाइम होगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ होगा। और यहां पर हम प्रोजेक्शन वेलोसिटी, अगर प्रोजेक्शन वेलोसिटी को मैं डबल कर जाऊं, प्रोजेक्शन वेलोसिटी डबल, द मैक्सिमम हाइट विल बी 4 टाइम्स। अगर मैं प्रोजेक्शन वेलोसिटी को डबल कर जाऊं, द टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी डबल। अगर मैं प्रोजेक्शन वेलोसिटी को हाफ कर जाऊं, टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी हाफ। अगर मैं प्रोजेक्शन वेलोसिटी को हाफ कर जाऊं तो टाइम ऑफ फ्लाइट आपके पास जो है वो 4 टाइम डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इस तरह थीटा के साथ अगर मैं सेम कांस्टेंट प्रोजेक्शन वेलोसिटी से 90 पे प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करूं तो हाइट मैक्सिमम होगा, हाइट ज्यादा होगा तमाम एंगल के मुकाबले में। अब आपके ज़हन में यह आएगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन में तो हम 0 और 90 के दरमियान लेते हैं। यस, वो 2D के लिए। 1 डायमेंशनल में अगर डिस्कस करूं मोशन, ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन है, आप इसको कह सकते हैं, लेकिन हम इसको 1 डायमेंशनल कहेंगे। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखें। तो अगर आप थीटा को चेंज करें तो याद रखें प्रोजेक्शन वेलोसिटी से आप डिफरेंट एंगल पे इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर 90 पे करेंगे तो हाइट भी ज्यादा होगा और टाइम ऑफ फ्लाइट भी ज्यादा। अगर मरी में आप प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करें तो पेशावर के मुकाबले में मरी में हाइट ज्यादा भी होगा और टाइम ऑफ फ्लाइट भी आपके पास क्या होगा, ज्यादा होगा पेशावर के मुकाबले में। ठीक है, अब देखिए मैक्सिमम हाइट बी, प्रोजेक्शन वेलोसिटी, प्रोजेक्शन एंगल और जी, और ये भी प्रोजेक्शन वेलोसिटी, प्रोजेक्शन एंगल और जी पे डिपेंड करता है। तो मैं रिलेट कर सकता हूं द रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाई जी into h maximum. This is the equation which relate time of flight and maximum height. ठीक है, मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं, maximum height is equal to gt square डिवाइड बाय 8। इस तरह भी मैं इसको लिख सकता हूं। तो देखिए यहां से मैं लिख सकता हूं maximum height is directly proportional to the square of time of flight, या इससे मैं अगर अंडर रूट निकालूं तो t is directly proportional to the square root of the maximum height। अगर मैं प्रोजेक्शन वेलोसिटी को चेंज कर जाऊं, अगर आपको एमसीक्यू में बताया जाए इफ आई चेंज द प्रोजेक्शन वेलोसिटी द टाइम ऑफ फ्लाइट बिकम्स डबल, द टाइम ऑफ फ्लाइट बिकम्स डबल, व्हाट विल बी द मैक्सिमम हाइट, तो डबल स्क्वायर करे 4, मैक्सिमम हाइट 4 टाइम बन जाएगा। अगर आप प्रोजेक्शन वेलोसिटी को चेंज कर जाए, आपको ये नहीं बताएगा कि प्रोजेक्शन वेलोसिटी डबल या हाफ वगैरह, जस्ट आपको बताइए आई चेंज द प्रोजेक्शन वेलोसिटी। अच्छा, अब देखिए मैं अगर इस पे एमसीक्यू बना लूं कि मैक्सिमम हाइट वो आपके पास h था, ठीक है, और टाइम ऑफ फ्लाइट आपके पास x, ठीक है, व्हेन प्रोजेक्शन वेलोसिटी चेंज, when projection velocity change, maximum height is 2h, maximum height is a 2h, then time of flight
विल बी डैश, टाइम ऑफ फ्लाइट आपके पास जो है वो क्या होगा, 2t, बी ऑप्शन t डिवाइड बाई 2, सी ऑप्शन आपके पास t के बजाय में x, क्योंकि वहां पर x मैंने लिखा है, x डिवाइड बाई 2, ये आपके पास अंडर द रूट ऑफ 2x, ठीक है, और डी ऑप्शन आपके पास है x डिवाइड बाय अंडर द रूट ऑफ 2, अंडर रूट मैं लिख लूंगा 4x, इसको मैं 4x लिख लूंगा। तो देखिए आपको सिर्फ बताइए चेंज व्हेन प्रोजेक्शन वेलोसिटी चेंज, तो मैक्सिमम हाइट बिकम्स 2h, तो अगर ये 2h हो जाए तो इस पे आपको अंडर रूट नजर आ रहा है, टाइम आपके पास अंडर रूट 2x बन जाएगा। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। ठीक है, आपने वेलोसिटी को चेंज किया, मैक्सिमम हाइट 2h, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आपके पास अंडर द रूट ऑफ 2x आपके पास बन जाएगा। तो ये आपके पास इक्वेशन है जो कि मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट को रिलेट करता है। अब यहां पर मैं डिस्कस कर रहा हूं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल is the maximum horizontal distance traveled, maximum horizontal distance traveled, इसको हम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल कहते हैं। x maximum, maximum horizontal distance traveled, इसको हम रेंज कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। ठीक है, तो आपके पास फॉर्मूला है रेंज का, रेंज को हम r से रिप्रेजेंट करते हैं। r, अगर आप Vx को टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को आप टाइम ऑफ फ्लाइट के साथ मल्टीप्लाई करें, रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल आ जाएगा। ठीक है, आप Vx को V0 cos थीटा से रिप्लेस करें, t, ये भी आपके पास फार्मूला है, या 2V0 स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा डिवाइड बाय g, ये भी आपके पास रेंज का फार्मूला है। ठीक है, और रेंज का फार्मूला आपके पास V0 स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई g, ये भी आपके पास रेंज का फार्मूला, और ये भी आपके पास रेंज के फार्मूले। अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी गिवन हो और टाइम ऑफ फ्लाइट गिवन हो तो रेंज आप इस फार्मूले से मालूम कर सकते हैं। अगर प्रोजेक्शन वेलोसिटी गिवन हो, प्रोजेक्शन एंगल गिवन हो और टाइम ऑफ फ्लाइट गिवन हो, इस फार्मूले से। अगर प्रोजेक्शन वेलोसिटी, प्रोजेक्शन एंगल गिवन हो, उस फार्मूले से। प्रोजेक्शन वेलोसिटी, प्रोजेक्शन एंगल, इस फार्मूले से आप रेंज को मालूम कर सकते हैं। और यहां से भी आप देख सकते हैं रेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V0 स्क्वायर, रेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन 2 थीटा, रेंज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू g। ठीक है, अगर आप प्रोजेक्शन वेलोसिटी को डबल कर जाए, रेंज आपके पास 4 टाइम्स बन जाएगा। अगर आप प्रोजेक्शन वेलोसिटी को हाफ कर जाए, रेंज आपके पास 4 टाइम डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इस तरह g के साथ भी और थीटा के साथ भी ये रिलेट हो सकता है। सो दीज आर डिफरेंट फार्मूलाज ऑफ रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। एक बात याद रखें, जिस फार्मूले में भी आपके पास साइन थीटा या cos थीटा हो, वो आपको मैक्सिमम रिजल्ट देगा अगर साइन थीटा और cos थीटा 1 आपके पास हो, बन जाए। तो देखिए, इफ थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री तो 2 थीटा ये आपके पास 90 हो जाएगा, और साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90, दिस इज इक्वल टू 1। तो याद रखिए, इफ थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री then range is equal to V0 square divided by g, which is the maximum range। तो याद रखिए, किसी भी प्रोजेक्शन वेलोसिटी के लिए अगर आप प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री से प्रोजेक्ट करें तो रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल आपके पास क्या होगा, मैक्सिमम होगा। बाकी किसी भी एंगल पे रेंज और मैक्सिमम से कम होगा। इफ थीटा इज नॉट इक्वल टू 45 तो फिर रेंज आपके पास आर मैक्सिमम से कम होगा, या रेंज आपके पास V0 स्क्वायर डिवाइड बाई g से कम होगा। लेकिन अगर थीटा 45 हो तो रेंज आपके पास मैक्सिमम होगा। अच्छा, अब आप उस फॉर्मूले को देखिए, ये V0 स्क्वायर डिवाइड बाई g को, V0 स्क्वायर डिवाइड बाई g को मैं किस चीज से रिप्लेस कर सकता हूं, तो V0 स्क्वायर डिवाइड बाई g को मैं आर मैक्सिमम से रिप्लेस कर सकता हूं। ठीक है, वो मैं आर मैक्सिमम से रिप्लेस कर सकता हूं।
तो देखिए आपके पास रेंज इज इक्वल टू आर मैक्सिमम इनटू साइन 2 थीटा। किसी भी थीटा पे जो रेंज होगा वो आप इससे मालूम कर सकते हैं। अगर थीटा आपको गिवन हो तो मैक्सिमम के कितना आपके पास होगा। अब अगर मैं लिख लो थीटा 15 डिग्री हो तो रेंज 15 डिग्री पे ये 45 डिग्री का हाफ होगा, या आर मैक्सिमम का आपके पास हाफ होगा। अगर आप इसमें 15 पुट करें 2 मल्टीप्लाई बाय 15 साइन 30 और साइन 30 आपको हाफ देगा। सो 15 डिग्री पे जो रेंज होता है वो 45 डिग्री के रेंज का हाफ होता है, वो मैक्सिमम रेंज के हाफ होता है। तो मैं आपसे एमसीक्यू पूछ सकता हूं, मैं अगर एक एमसीक्यू लिख लो, मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल एट some projection velocity is 100 meter. Maximum range of projectile at some projection velocity is 100 meter. What will be the range? मैं question लिख रहा हूं, what will be the range of projectile? What will be the range of projectile if projected at 15 degree with same projection velocity? With same projection velocity. ठीक है, तो फिर आपके पास रेंज क्या होगा? 200 मीटर, 400 मीटर, 50 मीटर। डी ऑप्शन आपके पास जो है 10 मीटर। देखिए 15 डिग्री पे अगर आप प्रोजेक्ट करें तो मैक्सिमम का हाफ, और आपको बताइए कि मैक्सिमम रेंज था 100 मीटर, तो 100 को आप हाफ करें 50 मीटर आपके पास आंसर होगा। तो 15 डिग्री पे जो रेंज होता है वो मैक्सिमम का हाफ होता है। तो 10 डिग्री पे क्या होगा, 30 डिग्री पे क्या होगा, मैक्सिमम का 60 डिग्री पे क्या होगा, वो आप इसे मालूम कर सकते हैं। अगर मैं एक दूसरा एग्जांपल लिखूं, थीटा आपके पास 30 डिग्री हो तो 2 थीटा 60 एंड साइन 60, वो आपके पास किस चीज के बराबर होता है? अंडर द रूट ऑफ 3 डिवाइड बाय 2। तो 30 डिग्री पे जो रेंज होता है वो अंडर द रूट ऑफ 3 डिवाइड बाय 2 आर मैक्सिमम होता है। तो इस फॉर्मूले से किसी भी थीटा पे मैक्सिमम रेंज से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, याद रखें अगर आपके पास सम ऑफ एंगल्स थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 90, तो इन एंगल्स को कंप्लीमेंट्री एंगल्स कहा जाता है जिसका सम 90 हो। ठीक है, तो जिन दो एंगल्स का सम 90 हो तो उस पे रेंज आपके पास क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, द सम ऑफ एंगल इज इफ 90, दोस एंगल्स आर नोन एज कंप्लीमेंट्री एंगल्स। और याद रखिए कंप्लीमेंट्री एंगल्स पे रेंज आपके पास सेम होता है। 10 डिग्री प्लस 80 डिग्री 90 डिग्री, तो R10 और R80 डिग्री वो आपके पास इक्वल होंगे, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि प्रोजेक्शन वेलोसिटी कांस्टेंट हो। अगर आप देखें 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री 90 डिग्री, तो 30 डिग्री पे रेंज और 60 डिग्री पे रेंज वो बराबर होगा अगर प्रोजेक्शन वेलोसिटी आपके पास क्या हो? कांस्टेंट हो। ठीक है, तो इसको हम बेसिकली कंप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। ठीक है, तो कंप्लीमेंट्री एंगल्स पे रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल सेम इफ द प्रोजेक्शन वेलोसिटी इज केप्ट कांस्टेंट, अगर प्रोजेक्शन वेलोसिटी आपके पास कांस्टेंट हो। अगर एमसीक्यू में कहीं पर आप ये देखें हिट्स टारगेट, अ बुलेट हिट्स टारगेट, अ शेल हिट्स टारगेट, और आपको एंगल गिवन ना हो, इफ एंगल इज नॉट गिवन सो थीटा आपने 45 डिग्री लेना होगा। थीटा आपने 45 डिग्री लेना होगा। ठीक है, ये बात याद रखिए। अगर हिट्स टारगेट आ जाए, शॉर्ट रेंज मिसाइल इज फायर एंड इट हिट्स अ टारगेट, अ बुलेट इज फायर एंड इट हिट्स अ टारगेट, तो थीटा फिर आपने 45 डिग्री लेना होगा। और फार्मूला आपके पास V0 स्क्वायर डिवाइड बाई G, और अगर आप प्रोजेक्शन वेलोसिटी मालूम करना चाहते हैं तो अंडर रूट ऑफ RG। अ शेल इज फायर एंड इट हिट्स अ टारगेट, it hits a target where the target is
1 kilometer away, then what will be the projection velocity of the shell? तो projection velocity shell टारगेट कितना दूर था? 1 किलोमीटर. यहां पर पुट करें 1 किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर. जी 10,000 अंडर रूट निकाले तो 100 आपके पास प्रोजेक्शन वेलोसिटी आ जाएगी. प्रोजेक्शन वेलोसिटी आ जाएगी. अगर मैं आपको ये कह दूं कि 10 मीटर पर सेकंड से बुलेट को फायर किया गया एंड इट हिट्स अ टारगेट, देन व्हाट विल बी द हाउ फॉर द टारगेट विल बी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन. तो रेंज आपने मालूम करना है बाय यूजिंग दिस फार्मूला. इस फार्मूले से आपने रेंज को मालूम करना होगा. तो एमसीक्यू में अगर आपके पास आ जाए हिट्स अ टारगेट तो थीटा पर आपने 45 डिग्री लेना होगा. अच्छा, अब अगर आपके पास थीटा 45 डिग्री हो, इफ थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो फिर रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल वो 4h के बराबर होगा. ठीक है, ये आपके पास 4h के बराबर होगा. इफ अब देखिए थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, मैं 45 डिग्री पे प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करता हूं एंड द मैक्सिमम हाइट इज 10 मीटर. व्हाट विल बी द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल? तो 10 मल्टीप्लाई बाय 4 40 मीटर उसका रेंज होगा. अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, जब मैं एक एमसीक्यू बना लूंगा, मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 400 मीटर, देन what will be height of projectile? ठीक है, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल आपके पास क्या होगा? ए ऑप्शन 800 मीटर, बी ऑप्शन 1600 मीटर, सी ऑप्शन 100 मीटर और डी ऑप्शन 400 मीटर. तो आप देखिए आपको बताया गया मैक्सिमम रेंज, इट मींस 45 डिग्री है मैक्सिमम रेंज. अगर आपको एंगल के बारे में ना बताया जाए, मैक्सिमम रेंज ही आपको बता रहे कि थीटा इज 45 डिग्री, तो h आपके पास r डिवाइड बाय 4. ठीक है, तो 400 को 4 पे डिवाइड करें, 100 मीटर आपके पास आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो ये आपके पास जो है 45 डिग्री पे रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल आपके पास सेम होता है. ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं थीटा 76 डिग्री लूं तो याद रखिए रेंज और हाइट आपके पास जो होते हैं वो बराबर होते हैं. और थीटा 76 डिग्री, या इसको मैं tan इनवर्स 4b लिख सकता हूं. एंड tan इनवर्स 4 76 डिग्री, और इस पे आपके पास रेंज और हाइट जो है वो बराबर होता है. बाकी किसी भी एंगल पे आपके पास रेंज और हाइट बराबर नहीं होते. ठीक है, सो रेंज और हाइट बराबर होता है इफ द प्रोजेक्शन एंगल इज 76 डिग्री. ठीक है, और 76 डिग्री का मतलब होता है tan इनवर्स 4. tan इनवर्स 4 वो आपको 76 डिग्री जो है वो देता है. ठीक है, अच्छा, अब यहां पर मैं कुछ जनरल डिस्कशन करवा रहा हूं. जनरल डिस्कशन आपके पास ये है कि अगर आपने किसी चीज को शूट करना है तो आपने थोड़ा सा ऊपर निशाना लेना होगा. क्यों? क्योंकि अगर आप थोड़ा सा ऊपर निशाना लेंगे, ये बिल्डिंग है, किसी चीज को आपने हिट करना है, ठीक है, गन के जरिए से, तो आपने थोड़ा सा ऊपर निशाना लेना होगा. तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है, इसको हिट करेगा पैराबोलिक पाथ, लिटिल अबव आपने टारगेट लेना होगा निशाने के ऊपर. ठीक है, अगर ये बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग से एक बॉडी को मैं नीचे थ्रो कर लेता हूं और दूसरे बॉडी को हॉरिजेंटली थ्रो कर लेता हूं, ये ए ये बी, इट इज हॉरिजेंटली थ्रो. ठीक है, एंड दिस इज लीव टू फॉल डाउनवर्ड. ठीक है, इन सेम टाइम में सेम हाइट से हमने एक बॉडी को हॉरिजेंटली प्रोजेक्ट किया और दूसरे को उसी टाइम सेम हाइट से सेम टाइम में डाउनवर्ड फॉल किया. ठीक है, तो क्या दोनों जमीन तक सेम टाइम में पहुंचेंगे? यस, क्योंकि ये भी हाइट फॉल करेगा हाफ GT², ये भी हाइट फॉल करेगा हाफ GT². ठीक है, तो इसलिए सेम टाइम में ये जमीन तक पहुंचेंगे. और मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स के ज़हन में ये आएगा कि एक को तो हमने हॉरिजेंटली थ्रो किया, वो तो हॉरिजेंटल मोशन भी कह रहा है, और दूसरे को जस्ट लीव डाउनवर्ड, तो फिर क्यों सेम टाइम में पहुंचेंगे? तो मैंने कुछ देर पहले आपको बताया कि हॉरिजेंटल मोशन एंड वर्टिकल मोशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. हॉरिजेंटल मोशन और वर्टिकल मोशन इंडिपेंडेंट है. अगर ये हॉरिजेंटली मूव कर रहा है और ये नहीं कर रहा तो खैर है ना, वर्टिकल फॉल
वर्टिकल फॉल तो ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कर रहा है, ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कर रहा है। तो इसलिए सेम टाइम में ये जमीन तक पहुंच जाएंगे। अच्छा, अगर मैं लिख लो इफ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजेंटली, अगर प्रोजेक्टाइल हॉरिजेंटली मैं थ्रो करूं, इस तरह मैं प्रोजेक्टाइल को इस तरह थ्रो करूं हॉरिजेंटली, लाइक दिस, डायग्राम से ये मैं हॉरिजेंटली किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर रहा हूं, तो देखिए यहां पर मोशन आपके पास सिर्फ हॉरिजेंटल है, तो v नॉट y इज इक्वल टू 0। और याद रखिए जिस वेलोसिटी से आप प्रोजेक्ट करें वही आपके पास हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा, और फिर कुछ देर बाद वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी भी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। दिस इज vy, ये आपके पास vx। ठीक है, तो मैं किसी भी बॉडी को अगर हॉरिजेंटली प्रोजेक्ट कर रहा हूं तो प्रोजेक्शन वेलोसिटी वही हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा, और v नॉट y आपके पास क्या होगा, 0। मैं इस मार्कर को 2 मीटर पर सेकंड से हॉरिजेंटली प्रोजेक्ट कर रहा हूं, व्हाट विल बी द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, 2 मीटर पर सेकंड। व्हाट विल बी द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, क्योंकि हमने पढ़ा है कि थ्रू आउट अ प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ठीक है, तो प्रोजेक्शन जिस वेलोसिटी से आप इसको फेंकते हैं हॉरिजेंटली वही आपके पास हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल का होगा। जहाज है हॉरिजेंटली मोशन कर रहा है और वो बम को गिरा देता है, वो बम को गिरा देता है। ठीक है, तो बम का जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा वो जहाज का वेलोसिटी होगा, जहाज का जो वेलोसिटी होगा वो बम का हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा। अगर जहाज का स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है और वो बम को गिरा दे तो बम का हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड होगा। ठीक है, आप छत पे दौड़ रहे हैं और जंप लगा रहे छत से, तो जो आपका स्पीड था वही जंप के दौरान आपका हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा। लेकिन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0, v नॉट y 0। हाँ, आफ्टर सम टाइम वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल बी प्रोड्यूसेस, हमने ये फार्मूला पढ़ा था ना, v नॉट y माइनस gt, तो v नॉट y तो 0 हुआ, तो आपके पास सिर्फ gt रहेगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं what will be the velocity at a point of vertical component of velocity at a point of projection, 0. What will be the vertical component of velocity after 1 second, तो 1 second g meter per second, after 1 second vertical component of velocity होगा। What will be the vertical component of velocity after 2 seconds, तो 2g meter per second, 2g means 19.6 meter per second. What will be the vertical component of velocity after 3 seconds, 3g meter per second। ठीक है, अच्छा x आपके पास क्या होगा, वही आपके पास vxt, y आपके पास हाइट फॉल, ये अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ना होता, Fg अगर 0 होता तो ये होता, और अगर ये फॉल कौन करवा रहा है, हमने ये फार्मूला पहले भी पढ़ा है, हाफ gt², इसी को ही y कहा जाता है, और y यहां पर आपके पास जो है इसको हम हाइट फॉल कहते हैं। एक बॉडी को मैं 2 मीटर पर सेकंड से हॉरिजेंटली प्रोजेक्ट करता हूं, आफ्टर 1 सेकंड व्हाट विल द हाइट फॉल, तो इस फार्मूले से आप हाइट फॉल को मालूम कर सकते हैं। टाइम ऑफ फॉल 2h डिवाइड बाई g या 2y डिवाइड बाई g अंडर द रूट, ये आपके पास टाइम ऑफ फॉल। जहाज है और वो 100 मीटर एबाव या 100 किलोमीटर एबाव से बम को गिरा देता है, कितने टाइम में वो जमीन तक पहुंचेगा, तो ये फार्मूला। ठीक है, कितने टाइम में हाइट फॉल होगा, ये फार्मूला। ए वाई आपके पास g, ए वाई आपके पास g, ए x आपके पास जो है दिस इज इक्वल टू 0। तो फिर आप ये फार्मूले इस्तेमाल करेंगे, वी नॉट y 0, वी y gt, x आपके पास है दिस इज इक्वल टू vxt, y इज इक्वल टू हाफ gt²। दीज आर द इंपॉर्टेंट डिस्कशन। ठीक है, अगर मैं आपसे एक MCQ जो है वो लिख लो कि MCQ stone is projected horizontally with 3 meter per second, with 3 meter per second, then v नॉट y क्या होगा, ए y क्या होगा, ए x आपके पास क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ सकता हूं आफ्टर 1 सेकंड
आफ्टर 1 सेकेंड वी वाई क्या होगा, हाइट फॉल क्या होगा, ठीक है, वी एक्स आपके पास क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपके पास वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर अंडर द रूट। तो देखिए वी नॉट वाई क्या होगा, जीरो, ए वाई क्या होगा, जी, अगर माइनस जी है तो फिर आप माइनस जी को प्रेफर करेंगे, नहीं है तो फिर जी, ए एक्स जीरो। आफ्टर 1 सेकेंड वी वाई क्या होगा, तो वी वाई वहां से देखिए जी टी, ये आपके पास जी मीटर पर सेकंड होगा। हाइट फॉल क्या होगा 1 सेकंड बाद, जी डिवाइड बाई 2 मीटर। वी एक्स क्या होगा आपके पास, यहां पर वी एक्स मैंने नहीं लिखा था, वी एक्स आपके पास 3 मीटर पर सेकंड होगा, वी एक्स आपके पास 3 मीटर पर सेकंड होगा, और वेलोसिटी क्या होगा, तो देखिए वी एक्स 3 वी वाई जी, तो आपके पास 3 स्क्वायर, आसानी के लिए जी को आप 10 स्क्वायर ले लें अंडर रूट, ये आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगी। और देखिए मैंने पहले भी आपको बताया कि हॉरिजॉन्टल मोशन एंड वर्टिकल मोशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। अगर मैं जमीन पे दौड़ रहा हूं एफर्ट करके, अगर उतना एफर्ट मैं मून पे करूं तो वहां पर मेरा स्पीड ज्यादा होगा, रनिंग के दौरान कम होगा कि सेम होगा, सेम होगा, स्पीड सेम होगा मून पे। क्यों, क्योंकि स्पीड तो मेरे अपने एफर्ट पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर मैं यहां पर दौड़ रहा हूं और जंप के दौरान मेरा हाइट h है, अगर मैं मून पे दौड़ रहा हूं तो वहां पर मेरा हाइट क्या होगा, जंप के दौरान, तो वहां पर हाइट ज्यादा होगा, क्योंकि हाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी मैक्सिमम हाइट वाला फार्मूला देखे, ठीक है, तो वो जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जी मून पे कम है 6 टाइम, तो हाइट 6 टाइम जो है वो आपके पास ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये आपके पास जनरल डिस्कशन है। हॉरिजॉन्टल मोशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन में आपके पास जरूरी पॉइंट्स हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एक मंकी जो है वो दरख्त में है और आपने उसी पे टारगेट लिया है, जब आप फायर करते हैं उसी इंस्टेंट ऑफ टाइम मंकी जंप डाउनवर्ड, तो बुलेट विल हिट अ मंकी, मिस अ मंकी, या इनकम्प्लीटेड फॉर्मेशन, या नन ऑफ दीस। तो अगर आपने मंकी पे ही टारगेट लिया है, ना ऊपर ना नीचे, उसी को टारगेट किया है आपने, और जो आप फायर करते हैं उसी इंस्टेंट ऑफ टाइम मंकी जंप डाउनवर्ड, तो मंकी भी फ्री फॉल मोशन कर रहा है और बुलेट भी फ्री फॉल मोशन कर रहा है, सो बुलेट विल हिट अ मंकी। तो ये थोड़ा सा जनरल डिस्कशन था आपके पास। चैप्टर नंबर 3 भी खत्म हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में 1 आवर या 1 आवर 15 मिनट में मैं 4th चैप्टर को भी खत्म करूंगा, वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो प्लीज आप लोग वर्क, पावर, एनर्जी के डिफिनीशंस वगैरह, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो डिफिनीशंस आप खुद से पढ़ें, ठीक है। मैं इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 13 में वर्क, पावर एंड एनर्जी करवाऊंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।